सूर्यनगर नाम के एक छोटे से गांव में एक सीधी सादी और मेहनती लड़की गौरी अपने पिता हरिराम, सौतेली माँ कौशल्या और सौतेली बहन रूपा के साथ रहती थी। माँ का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ गया था। उस दिन के बाद गौरी की जिंदगी से बचपन, खुशी और सुकून तीनों ही जैसे हमेशा के लिए चले गए थे। हरिराम बहुत गरीब किसान था। दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। घर की सारी जिम्मेदारी और सारा काम गौरी के कंधों पर था, जबकि रूपा दिन भर सिर्फ आराम करती थी। गौरी, ओ गौरी, सुबह होने वाली है और तू अभी तक आंगन साफ नहीं कर पाई? क्या दिन भर बस सुस्ती करती रहेगी? माँ जी, आंगन साफ कर दिया है, अभी बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद रसोई भी साफ कर दूंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, जल्दी काम खत्म कर। मेरी बेटी रूपा उठने वाली है, उसे नाश्ता समय पर मिलना चाहिए। गौरी बिना कुछ कहे चुपचाप काम करती रही। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसे लगता था शायद एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी गरम गरम पूरी और हलवा बना दो। मैं क्यों बनाऊं? गौरी, जल्दी रसोई में जा और मेरी लाडली के लिए पूरी और हलवा बना। अभी बना देती हूँ। गौरी ने पूरी और हलवा बनाकर रूपा के सामने रख दिया। खुशबू पूरे घर में फैल गई, लेकिन गौरी को पता था कि उसके नसीब में शायद फिर से बची हुई सूखी रोटी ही होगी। माँ, इस हलवे में ड्राई फ्रूट्स इतने कम क्यों हैं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखा गौरी, तुझसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। मेरी बेटी का मूड खराब कर दिया। माँ जी, घर में बस इतने ही ड्राई फ्रूट्स बचे थे। बहाने मत बना, आज तुझे दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर गौरी के दिल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने आंसुओं को आंखों से बाहर नहीं आने दिया। वह चुपचाप रसोई साफ करने लगी। दोपहर होते ही हरिराम खेतों से वापस आया। उसका चेहरा पसीने और थकान से भरा हुआ था। कौशल्या, गौरी कहाँ है? सुबह से उसने कुछ खाया भी या नहीं? आप भी ना उसकी ही फिक्र रहती है। उसे खाना तब मिलेगा जब वो काम ठीक से करेगी। वह अभी बच्ची है कौशल्या, इतनी सख्ती मत किया करो। अगर मेरी बात पसंद नहीं तो घर का सारा काम आप ही कर लिया कीजिए। हरिराम मजबूर था। गरीबी ने उसकी आवाज भी छीन ली थी। वह सिर झुकाकर चुप हो गया। गौरी, जंगल जा और शाम होने से पहले सूखी लकड़ियाँ लेकर आ। आज चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। गौरी धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके पैर थक चुके थे, पेट खाली था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर वह कुछ देर के लिए बैठ गई। हे अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या कभी मुझे भी अपनों का प्यार मिलेगा? जैसे ही गौरी ने अपनी आंखें पहुंची, अचानक पीछे से एक बहुत ही कमजोर और बुरी आवाज सुनाई दी। बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा पानी और कुछ खाने को मिल सकता है? 2 दिन से मेरे पेट में एक दाना भी नहीं गया बेटी। माँ जी, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लोटे में थोड़ा सा पानी है, आप पहले पानी पी लीजिए। गौरी ने बिना एक पल सोचे अपना लोटा उस बूढ़ी औरत के हाथ में दे दिया। खुद सुबह से प्यासी थी, फिर भी उसने पहले उस औरत की प्यास बुझाई। सिर्फ पानी से पेट नहीं भरता, अगर तेरे पास थोड़ा सा भी खाना हो तो दे दे। गौरी ने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ आधी सूखी रोटी थी, जो उसने कल रात से संभाल कर रखी थी। वही उसका आज का पहला और आखिरी खाना था। माँ जी, ये आधी रोटी ही है, आप इसे खा लीजिए, मुझे भूखे रहने की आदत है। और तू क्या खाएगी बेटी? भगवान ने चाहा तो शाम तक कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से रोटी खाई और कुछ देर तक गौरी को बस देखती रही। बेटी, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी थाली भरते हैं और दूसरे वो जो अपनी भूख छुपाकर किसी और का पेट भर देते हैं। तो दूसरी वाली है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है माँ जी। इतना कहकर बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई। जाते जाते उसने बरगद के पेड़ के पास पड़ी एक पुरानी लकड़ी की छड़ी गौरी को दे दी। इस छड़ी को संभाल कर रखना। आज ये सिर्फ एक पुरानी लकड़ी लग रही है, लेकिन एक दिन यही तुझे उस सच तक ले जाएगी जिसके बारे में तुझे खुद भी नहीं पता। माँ जी, आप कौन हैं? गौरी ने जैसे ही पलक झपकाई, बूढ़ी औरत वहाँ से गायब थी। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। ये सब सपना था या सच? गौरी ने छड़ी उठाई और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके घर की तरफ चल पड़ी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अब धीरे धीरे उसके सामने आने वाला था। आ गई तू? इतनी देर क्यों लगा दी? सिर्फ इतनी सी लकड़ियाँ लाई है। माँ जी, जंगल में सूखी लकड़ी बहुत कम थी। बहाने मत बना, चल रसोई में जा और रात का खाना बना। गौरी ने बिना कुछ कहे खाना बना दिया। गरम रोटियां, दाल और सब्जी सबके सामने रख दी। हरिराम और रूपा खाना खाने लगे। माँ जी, मेरे लिए भी एक रोटी बचा दीजिए। आज तेरे लिए कुछ नहीं बचा, कल से और मेहनत करना। गौरी चुपचाप रसोई के एक कोने में बैठ गई।
उसने अपने हाथ में वही पुरानी छड़ी पकड़ी और आंखें बंद कर ली। उसी वक्त घर के बाहर अचानक घोड़ों की तेज आवाज गूंजी। पूरा गांव एकदम से घबरा गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े राज्य के सिपाही गांव में आ गए हों। अरे सब लोग बाहर निकलो, राजमहल के सैनिक गांव में आए हैं और वो किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। कौशल्या और रूपा घबराकर बाहर दौड़ी। हरीराम भी दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि सैनिक किस लड़की की तलाश में थे। और उनके हाथ में एक पुराना नक्शा था जिसमें एक अजीब निशान बना हुआ था, बिल्कुल उसी लकड़ी की छड़ी जैसा जो इस समय गौरी के हाथ में थी। माँ, कहीं ये लोग हमें राजमहल ले जाने तो नहीं आए? बिल्कुल आए होंगे। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, शायद राजकुमारी की सहेली बनाने आए हों। गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो, हम राजमहल की तरफ से आए हैं। हम किसी को गिरफ्तार करने नहीं आए। क्या इस गांव में कोई ऐसी लड़की रहती है जिसके पास पुरानी लकड़ी की छड़ी हो, जिसके ऊपर सूरज और बेल का निशान बना हो? ये बात सुनकर गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी छड़ी की तरफ देखा। उस पर वाकई वही निशान बना हुआ था। ये कैसे हो सकता है? गौरी, अंदर ही रहना, बाहर आने की जरूरत नहीं है। कौशल्या को डर था कि कहीं गौरी की किस्मत उसकी बेटी रूपा से अच्छी ना निकल आए। सच छुपाने से कभी भला नहीं होता कौशल्या। हरीराम धीरे से गौरी के पास गया। बेटी, अगर सच में ये छड़ी तेरी है तो डर मत। सच बोलना हमेशा सही होता है। पिताजी, ये छड़ी मुझे जंगल में एक बूढ़ी औरत ने दी थी। हरीराम ने हैरानी से छड़ी देखी। इतने सालों में उसने कभी ऐसा निशान नहीं देखा था। चलो बेटी, सच बताना ही ठीक रहेगा। गौरी धीरे धीरे घर के बाहर आई। राजमहल के सिपाही उसकी तरफ देखने लगे। यह छड़ी तुम्हें कहाँ मिली? जंगल के पुराने बरगद के नीचे एक बूढ़ी औरत मिली थी। उन्होंने ही मुझे ये दी थी। सेनापति ने छड़ी को हाथ में लिया। जैसे ही उसने उस निशान को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। यही है, इतने सालों से हम इसी निशान को ढूंढ रहे थे। कल सूरज निकलते ही गौरी को राजमहल लेकर आना होगा, वहीं इस राज का जवाब मिलेगा। ये कहकर सिपाही वापस चले गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस रात कौशल्या एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो गौरी की पूरी जिंदगी बदल देता। राजमहल के सिपाही जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर गौरी का राजमहल से क्या रिश्ता हो सकता है। माँ, अगर गौरी सच में राजमहल चली गई तो सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। कौशल्या की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत रूपा को इशारे से अपने कमरे में बुलाया। ध्यान से सुन, कल सुबह राजमहल गौरी नहीं तू जाएगी। लेकिन माँ, सिपाही तो गौरी को ढूंढ रहे थे। गांव वालों को क्या पता, हम कहेंगे तुम ही गौरी हो और असली गौरी को सुबह होने से पहले जंगल भेज देंगे। दोनों माँ बेटी धीरे धीरे हंसने लगी। उन्हें लग रहा था कि उनकी चाल कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी गौरी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। माँ जी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने कभी उनका बुरा नहीं सोचा। गौरी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। सब लोग सो गए, लेकिन गौरी की आंखों से नींद गायब थी। अचानक उस पुरानी लकड़ी की छड़ी से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी? छड़ी की रोशनी धीरे धीरे कमरे की दीवार पर एक नया निशान बनाने लगी। वह किसी पुराने रास्ते का नक्शा लग रहा था। क्या ये मुझे कहीं ले जाना चाहती है? तभी बाहर से किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। गौरी बेटी, क्या तू जाग रही है? जी पिताजी, अंदर आइए। मुझे पता है तेरी माँ कुछ ठीक नहीं कर रही, लेकिन एक बात याद रख, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। पिताजी, अगर कल मेरी वजह से घर में झगड़ा हो गया तो? कभी कभी मुश्किलें ही इंसान को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाती है। हरीराम के जाते ही गौरी ने छड़ी को अपने पास रखा और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह सूरज उगने से पहले याद रख, आज से तेरा नाम गौरी है। जी माँ, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। उधर असली गौरी को कौशल्या ने एक टोकरी पकड़ा दी। जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आ, जब तक तू वापस आएगी राजमहल वाले जा चुके होंगे। गौरी बिना कुछ कहे चल पड़ी, लेकिन इस बार उसके कदम जंगल की तरफ नहीं, बल्कि उस रोशनी वाले नक्शे की तरफ बढ़ रहे थे जो रात को छड़ी ने दिखाया था। कुछ देर चलने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर वही निशान बना था जो उस छड़ी पर था। ये जगह, आज तक किसी ने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जैसे ही गौरी ने छड़ी को उस दरवाजे के पास ले जाकर खड़ा किया, जमीन जोर से कांपने लगी और धीरे धीरे पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर निकला। गौरी कुछ पल के लिए वही खड़ी रह गई। डर भी लग रहा था और दिल में एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। अल्लाह, अगर ये रास्ता मेरी किस्मत बदलने के लिए खुला है तो मुझे हिम्मत देना। गौरी धीरे धीरे अंदर गई।
वहाँ कोई सोना, हीरे या खजाना नहीं था, बल्कि एक बहुत पुराना कमरा था, जहाँ धूल से ढकी हुई अलमारियां और लकड़ी के संदूक रखे हुए थे। कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज रखी थी। उस पर एक पुरानी डायरी और एक तांबे का लॉकेट पड़ा हुआ था। ये डायरी यहाँ किसकी हो सकती है? गौरी ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो भी इस कमरे तक पहुंचा है, समझ लो उसे किस्मत ने चुना है। लेकिन सच जानने से पहले उसे सच का बोझ उठाने की ताकत भी होनी चाहिए। गौरी ने अगला पन्ना पलटा ही था कि अचानक बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। गौरी ने जल्दी से डायरी और लॉकेट उठाया और अपनी ओढ़नी में छुपा लिया। इसी वक्त राजमहल में रूपा खुद को गौरी बताकर सेनापति के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तुमने कहा था ये छड़ी तुम्हें जंगल में मिली थी, बताओ किस जगह? वो नदी के पास। नदी के किस हिस्से में? रूपा चुप हो गई। उसे जंगल का रास्ता तक ठीक से याद नहीं था। सेनापति जी, ये लड़की कुछ छुपा रही है। नहीं, मैं ही गौरी हूँ। सच बोलने वाले की आंखें कभी नहीं झुकती। तुम्हारी आंखें हर सवाल पर झुक रही है। राजगुरु ने तुरंत 2 सिपाहियों को हुक्म दिया। तुरंत सूर्यनगर जाओ, असली गौरी को ढूंढ कर यहाँ लाओ। सिपाही बिना देर किए घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ निकल पड़े। गौरी कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी नजर दीवार पर बने एक पुराने चित्र पर पड़ी। उस चित्र में एक छोटी सी बच्ची थी और उसके गले में बिल्कुल वैसा ही तांबे का लॉकेट था जो अब गौरी के हाथ में था। ये कैसे हो सकता है? जब गौरी ने तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बच्ची का चेहरा उसी की तरह था। गौरी अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक पुराना कमरा नहीं, बल्कि उसके बीते हुए जीवन से जुड़ा हुआ एक राज था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी वक्त राजमहल के सिपाही उसकी तलाश में जंगल की तरफ बढ़ चुके थे और उनके साथ कोई और भी था जो गौरी को जिंदा राजमहल पहुंचने ही नहीं देना चाहता था। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस पुराने कमरे को देखा और फिर बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से उस पर नजर रखे हुए है। कौन है? सामने आओ। जंगल बिल्कुल खामोश था। हवा चल रही थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। गौरी ने बिना रुके वहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा। राजगुरु ने रूपा की हर बात ध्यान से सुनी। जितना वह झूठ बोलने की कोशिश करती, उतनी ही उलझती चली जाती। सच बोल दो, झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं। नहीं, मैं ही गौरी हूँ। राजगुरु ने सेनापति की तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। दोनों समझ चुके थे कि ये लड़की असली गौरी नहीं है। असली गौरी को ढूंढो, हर हाल में। गौरी गांव की तरफ लौट ही रही थी कि उसकी नजर डायरी के बीच में रखे एक मुरझाए हुए कागज पर पड़ी। उसने उसे खोला। डायरी में लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि तुम उस अमानत की आखिरी हिफाजत करने वाली हो। इस अमानत को पैसों के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बचाना। अमानत? कौन सी अमानत? उसी कागज के नीचे एक छोटा सा नक्शा बना था। नक्शा राजमहल का नहीं था, बल्कि सूर्यनगर गांव का था और उसमें एक पुराने बंद पड़े कुएं पर लाल निशान बना हुआ था। गौरी हैरान रह गई। बचपन से उसने उस कुएं के बारे में सिर्फ इतना सुना था कि वहाँ कोई नहीं जाता। लगता है मेरी अगली मंजिल वही है। इसी दौरान राजमहल के सिपाही गांव के पास पहुंच गए, लेकिन उनसे पहले एक नकाबपोश आदमी जंगल से निकलकर सीधा कौशल्या के घर पहुंच चुका था। कौशल्या, तुम्हारी एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देगी। तुम कौन हो? नाम जानकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं। बस इतना याद रखना, अगर गौरी जिंदा राजमहल पहुंच गई तो 25 साल पुराना सच सबके सामने आ जाएगा। ये कहकर नकाबपोश आदमी अंधेरे में गायब हो गया। कौशल्या के चेहरे का रंग उड़ चुका था। पहली बार उसने महसूस किया कि बात सिर्फ जलन की नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े राज की है। उधर गौरी गांव के उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही थी, बिना ये जाने कि उसकी हर चाल पर 2 अलग-अलग लोग नजर रखे हुए थे। एक उसकी हिफाजत करना चाहता था और दूसरा उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता था। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा चुका था। गौरी डायरी में बने नक्शे के मुताबिक उस पुराने कुएं के पास पहुंच गई। सालों से वहां कोई नहीं आया था। कुएं के चारों तरफ झाड़ियां उग चुकी थी और पुराने पत्थर टूट चुके थे। डायरी का राज इसी जगह छुपा है। गौरी ने कुएं के पास पड़ा एक ढीला पत्थर हटाया। नीचे लोहे का एक छोटा सा संदूक दबा हुआ था। उसने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज, एक तस्वीर और एक मुहर लगी हुई वसीयत रखी थी। ये सब किसने यहाँ छुपाया होगा? जैसे ही गौरी कागज देखने लगी, पीछे से किसी ने जोर से ताली बजाई। तुम कौन हो और तुम्हें इस संदूक से क्या चाहिए? नकाबपोश आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना नकाब उतार दिया। तुम? वह और कोई नहीं बल्कि गांव का सबसे अमीर जमींदार भैरव सिंह था। सालों से लोग उसकी इज्जत करते आए थे, लेकिन उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा था।
25 साल पहले मैंने इस गांव की जमीन और लोगों की अमानत पर कब्जा करने के लिए सबूत छुपा दिए थे। अगर ये कागज बाहर आ गए तो मेरी सारी दौलत और इज्जत खत्म हो जाएगी। तभी राजमहल के सिपाही और हरीराम भी वहाँ पहुँच गए। भैरव सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। भैरव सिंह भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे घेर लिया। गौरी, तुम ठीक हो ना बेटी? तुम? जी पिताजी, मैं ठीक हूँ। संदूक के कागज सबके सामने खोले गए। उनमें साफ लिखा था कि भैरव सिंह ने धोखे से गांव वालों की जमीन अपने नाम करवा ली थी। साथ ही असली वसीयत भी मिल गई। गांव के लोग हैरान रह गए। जिस आदमी को वे सालों से ईमानदार समझते थे, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। मैं पुरानी बातें भूलना चाहती हूँ। दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैं हमेशा माँ की बातों में आ गई। अब हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। भैरव सिंह को सिपाही अपने साथ ले गए। गांव वालों की जमीन उन्हें वापस मिल गई। हरीराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद सूर्यनगर बदल चुका था। लोग मिलजुल कर रहते थे। गौरी गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी और उसने डायरी और लॉकेट को गांव की पुरानी यादों के रूप में संभाल कर रख दिया। उस दिन गौरी को समझ आ गया कि असली दौलत सोना या जमीन नहीं होती। असली दौलत सच्चाई, हिम्मत और अच्छे दिल वाले लोग होते हैं। और जो इंसान मुश्किलों में भी सही रास्ता चुनता है, आखिर में जीत उसी की होती है।